नमस्ते बच्चों, मैं मंगला वाघमारे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वह पाठ क्या है? इसके पहले हम कुछ चित्र देखेंगे। पर्वत, नदी, पहाड़, पेड़, आकाश, सूरज, झरने, कलियाँ, गुफाएं आदि। हाँ, तो बच्चों, यह सभी हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत है। इनके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कवि, लेखक, कलाकार, चित्रकार, इन्होंने प्रकृति को विभिन्न रूपों में देखा है। अपनी रचनाओं के माध्यम से इनका गुणगान किया है। तो आज हम लेखक नागार्जुन, जो इस पाठ के लेखक हैं, अपने पाठ में या निबंध में हिमालय और उनकी बेटियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा है, यह देखेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ तीसरा हिमालय की बेटियां। तो आइए पहले जानेंगे लेखक नागार्जुन जी का जीवन परिचय। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने अपना नाम नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री इस उपनाम से रचनाएं की। उनके पिता श्री गोकुल मिश्र एक किसान थे। आपकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ आदि। तो अब जानिए हिमालय की बेटियां इस पाठ का सारांश। इस निबंध में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के मध्य कई रूप धारण कर लेती है। लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। मैदानी इलाकों में यह नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थी। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। वह इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करता था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेला करता है। मैदानी भागों में नदियाँ माता स्वरूपिणी वन मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न होता है। देखिए, यहाँ पर लेखक को नदियों के बारे में कहते हुए आपने देखा कि वह किस प्रकार से नदी को माँ, मामी, मौसी, दादी आदि के रूपों में देखते हैं और यह नदी उन्हें किसी सभ्य महिला की भांति दिखती है। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखा। वो देखकर हैरान रह गया। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। इनके व्यवहार की चंचलता तथा उल्लास मैदानों में क्यों नहीं दिखाई देता। हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती उसकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ उतना कभी किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर भी नहीं हुआ था। यानी लेखक को हिमालय की यात्रा पर जाने के बाद नदी का एक अलग ही, जैसे छोटी लड़की इठलाती लगती है, वैसे ही उनको लग रहा है कि यह एक अलग उसका रूप, छोटा सा नौटीपन का ये रूप उसको दिखाई देता है। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यह नदियाँ क्यों अतृप्त है। यह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही हैं। वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। बर्फीन पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और गहरी गुफाएं जहाँ इनकी बाल क्रीड़ा होती है, उन्हीं को छोड़कर ये आगे बढ़ जाती हैं। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती है तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उनकी बड़ी बड़ी
चोटियों से यह पूछे तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलता। देखो यहाँ पर लेखक ने हिमालय को उन नदियों का पिता कहा है और ये पिता इन बेटियों को देखकर परेशान हो जाता है कि यह न जाने किस लक्ष्य को पाने के लिए भागी जा रही है और यह मौन चुपचाप खड़ा है। हिमालय सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। वास्तव में यह नदियां हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित हो रहती है। वह समुद्र सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला है। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग जो नदियाँ हैं उनको तो बेटियाँ कहा भी है और पर्वतराज हिमालय को लेखक ने यहाँ पे श्वशुर यानी उन सागर का श्वशुर कहा है और इन नदियों को क्या कहा है, नदियों को प्रेमिका के रूप में उन्होंने सागर की प्रेमिका के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए वह आगे बढ़ती जा रही है। मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई यह अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कहता है यह कैसे खेला करती है। लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में रंग धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को श्वशुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में भी ज़रा भी संकोच नहीं करता। यानी छोटी छोटी लगने वाली जो नदियां हैं यह आगे बढ़ती जाती है और अपने पिता की गोद में खेलने वाली है नदियाँ वह आगे बढ़कर कहाँ जाती है, समुद्र में जाकर मिलती है। इसलिए यहाँ पे हिमालय को इन्होंने हिमालय को श्वशुर कहा है सागर का और सागर को दामाद कहा है हिमालय का। कालिदास ने अपने मेघदूत में वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। संस्कृत के महान कवि और नाटककार तथा विद्वान कालिदास जी का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो कालिदास ने मेघदूत में क्या कहा है, बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहता है कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, परंतु लेखक माता मानने से पहले इन नदियों को बेटियां तथा उसके बाद प्रेयसी का रूप भी देते हैं। इतना ही नहीं, ममता का यह एक और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहा है, वह इन्हें बहन भी बना लेता है, क्योंकि थोड़लीड तिब्बत में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलज के किनारे जाकर बैठा तो शीघ्र ही उसका मन तरोताज़ा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलें चुटकी बजाते सुलझा देती है, वही बैठे बैठे लेखक अपनी सतलज बहन पर एक कविता लिख देते हैं। देखो यहाँ पर लेखक नागार्जुन, कवि नागार्जुन इन बेटियों को एक तो बेटी, बहन, मौसी, दादी भी मानते हैं और इस सतलज नदी के किनारे जाकर बैठने के बाद जब वह परेशान हैं और वह नदी में अपने दोनों पैर छोड़कर बैठ जाते हैं, तब वह इस नदी पर, सतलज पर क्या करते हैं, एक कविता लिख देते हैं और उस नदी में पैर डालने के बाद उस जल ने उनके पैरों पर एक असर डाला, प्रगतिशील जल ने असर डाला और तन और मन ताज़ा हो गया, तो वह गुनगुनाने लगे। तो क्या कहा उन्होंने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नट के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इसका सारांश देखो,
क्या कहा है कवि ने यहाँ पर? हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। हे सतलज बहन तुमसे मेरा हृदय, मेरा मन प्रसन्न हुआ है और सारी खुमारी आलस हट गया है। मैं तुम पर बलिहारी हूँ। तुम हिमालय की पुत्री हो। तुम्हारा पिता हिमालय तुम्हारे लिए चिंतित पर चुप है। वह महान हिमालय प्रकृति के प्रारंभ में अपनी अद्भुत छटा निखेरे रहा है। हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तो बच्चों, हमने देखा नागार्जुन के निबंध में हिमालय पर नदियों का बालपन का वर्णन तथा यह हिमालय की बेटियां पहाड़ों से उतरकर धरती की गोद में गिरती है तो माँ धरती उसे थामने की चेष्टा करती है, परंतु नदियाँ उनसे भी दामन छुड़ाकर अपने प्रिय से मिलने के लिए आगे बढ़ती चली जाती है। धन्यवाद।